अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन के बाद मैं आ रहा हूँ, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मैं अब शुरू करता हूँ और इंशाल्लाह रेगुलर पढ़ाऊँगा आपको। जहाँ से मैंने छोड़ा हुआ था 9th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि आपका जो है 1.4 हेडलाइन है, लिखा हुआ है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी हालत को बदल सकता है? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? इसका मतलब ये है कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड को सॉलिड में उल्टा चेंज कर सकते हैं, या जो है लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, है ना, या गैसियस को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो है गैसियस स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टेट चेंज करता है, वो होता है टेम्परेचर, और सेकंड फैक्टर होता है प्रेशर। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है टेम्परेचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर वैरी करेगा, टेम्परेचर अगर चेंज होगा, तो स्टेट भी चेंज हो सकता है। थोड़ा सुकून से आप देखिएगा वीडियो को, और मैं सुकून से सोच रहा हूँ काम करूँ, तो बड़े आराम से हम जो है बात करेंगे, ज़्यादा भागना नहीं हमको। आप ज़रा देखिए, यहाँ पे एक हमने ग्लास का बीकर लिया हुआ है, और इस बीकर में हमने बर्फ़ रख दिया है। यहाँ तक बर्फ़ रखा हुआ है, आइस रखा हुआ है। आइस क्या होता है? आइस इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस जो है वाटर का सॉलिड स्टेट होता है, यानी जब वाटर को हम सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं तो उसे हम आइस कहते हैं। यहाँ पे आइस के पार्टिकल्स या वाटर के सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, जो ब्लू कलर से दिखाए जा रहे हैं। ओके, ये जो ब्लू कलर के जो स्फीयर्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं आइस के पार्टिकल्स को। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो डॉट दिख रहा है, दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे इंडिकेट किया गया है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट तीनों में देखें, कंपेयर करें, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स लगता है वो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो यहाँ पे आइस के जो पार्टिकल्स हैं ब्लू कलर के, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे ग्रीन डॉट से इंडिकेट किया गया है, और लिखा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग पार्टिकल्स। और ये जो ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उनको लिखा गया है पार्टिकल्स ऑफ आइस। अब हम क्या करते हैं कि आइस में थोड़ा एक जो है ग्लास स्टीरर है, ग्लास स्टीरर, उसे हम, कांच का स्टीरर है, कांच का एक रॉड होता है, उसे हम धंसा देते हैं, डिप कर देते हैं बर्फ़ के अंदर। और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है, उसको भी हम बर्फ़ के अंदर धंसा देते हैं, डिप कर देते हैं। ये जो ग्लास स्टीरर है, इससे हम क्या करेंगे, बर्फ़ के जो मिक्सचर है ना, उसको हम हिलाएंगे ताकि टेम्परेचर जो है सबको बराबर मिले। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इससे हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, टेम्परेचर को नापेंगे। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बर्नर हमने लिया है। बर्नर में स्पिरिट होती है, अल्कोहल होता है, जिसे जलाया जा सकता है, और जब जलता है तो फ्लेम के साथ जलता है। बर्नर जला के हम क्या कर रहे हैं, आइस को हम हीट करना शुरू कर रहे हैं, गरमाना शुरू कर दे रहे हैं। जब हम गरमाना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो है ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी सिस्टम को गरमाते हैं तो उसको हम एनर्जी देते हैं। जब एनर्जी सिस्टम को मिलती है तो वो एनर्जी उस सिस्टम के पार्टिकल्स को मिलती है। और यहाँ पे सिस्टम है आइस।
सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तो जब हम बर्नर से इस आइस को गरमा रहे हैं तो उनके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। पहले तो ये है कि शुरू में पार्टिकल्स स्ट्रांगली होल्ड होते हैं, मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन लिए रहते हैं और मीन पोजीशन से सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लेकिन फ्री मूवमेंट नहीं करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम गरमाने लगेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये जो है कमज़ोर पड़ने लगेगा धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की कि वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगी। ऐसी कंडीशन में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स को बाइंड करके रख नहीं पाएगा, जिससे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टूट जाएगा। जैसे मैं अभी आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते हुए दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है इस पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया और इस पार्टिकल का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और इस पार्टिकल का भी टूट गया। तो इस तरह से एक धीरे धीरे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स अब जो है फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते, बल्कि वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, है ना। उनके अंदर फ्रीडम आ जाती है और जैसे ही पार्टिकल फ्री होते हैं तो मूव करना शुरू कर देते हैं। मूव करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट हो गया, क्योंकि लिक्विड स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहाँ पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, इजीली मूव करते हैं। इस तरह हमने गरमा के टेम्परेचर प्रोवाइड करके, टेम्परेचर बढ़ा के हमने सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना शुरू कर दिया है। देखिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अभी पूरी तरह से सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कई जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बना हुआ है। हमने क्या किया कि टेम्परेचर देकर, अच्छा खासा टेम्परेचर देकर, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर देकर, जितनी ज़रूरत थी उतना देके सॉलिड पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया और क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए अब सॉलिड पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगे। इस तरह से सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट कर देता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, MP, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन वहाँ का जो है ना प्रेशर जो है 1 atm होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए एट 1 atm। तो 1 atm प्रेशर पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है उसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आइस है या सॉलिड वाटर है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर लगाया हुआ है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट 1 atm प्रेशर या एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर when solid starts to change into the liquid। मेरे ख्याल से आप मेल्टिंग पॉइंट समझ गए होंगे। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि जब सॉलिड मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं। अभी आगे मैं उसके बारे में कुछ और बताऊंगा। तो फ्यूज़न अगर कहीं पे आता है तो फ़ौरन समझ जाइए कि सॉलिड कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड स्टेट में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड फ्यूज़न। तो फ्यूज़न में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू द लिक्विड स्टेट एट मेल्टिंग पॉइंट
तो इसका मतलब ये है कि आइस का या बर्फ़ का जो फ्यूज़न है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाएगा या 273.16 केल्विन पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, यही आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। और जैसे ही ये टेम्परेचर मिलेगा थर्मामीटर से पता चल जाएगा, तुरंत जो है फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा। हमारे लेक्चर का एक पोर्शन अभी ख़त्म हुआ है, दूसरा पोर्शन अब स्टार्ट होता है। ज़रा सोचने वाली बात है, देखिएगा। जब फ्यूज़न स्टार्ट हो गया यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया, तो आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा। लेकिन फिर भी आप गर्माते जा रहे हैं, आप और ज़्यादा गर्मा रहे हैं। तो और एक्स्ट्रा एनर्जी देने पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए थर्मामीटर में, क्योंकि एनर्जी से गर्मी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ देर तक टेम्परेचर रुका रहता है। यानी जब पिघलना शुरू हुआ उसके बाद भी अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो थर्मामीटर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो दिखाता रहता है कुछ देर तक। तो ऐसा क्यों होता है कि मेल्टिंग पॉइंट आ गया है सॉलिड का, उसके बावजूद हम हीट देते जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ नहीं रहा है या टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे फ्री हो गए हैं, इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज शुरू हो गया, लेकिन पूरी तरह से चेंज तो मैंने दिखाया नहीं। और वहीं पे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया। जैसे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ, हमने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर दिया, लेकिन पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज अभी हुआ नहीं है। इसलिए जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद, वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो जहाँ जहाँ बॉन्ड नहीं टूटे हैं वहाँ वहाँ बॉन्ड तोड़ने में वो एनर्जी लग जाएगी। इस तरह से फॉर सम टाइम मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट, या हीट करने वाला जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा जब तक कि कम्प्लीटली सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता है। जब पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टूट जाएंगे, ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर टूट जाएंगे, ओके, जब ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएंगे तब कंप्लीट जो लिक्विड बन जाएगा। जैसे ही लिक्विड बनेगा तो फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी, अब लिक्विड जब कम्प्लीटली बन गया है यानी कंप्लीट चेंज हो चुका है सॉलिड का लिक्विड में, यानी फ्यूज़न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आप गरमाएंगे तो फिर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। तो जब पूरी तरह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, उसके बावजूद आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गरमा रहे हैं, तब जाहिर सी बात है अब एनर्जी की ज़रूरत नहीं है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी जो है टेम्परेचर को बढ़ा देगी और अब टेम्परेचर जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, 0 से बढ़ के आगे बढ़ता जाएगा, जितना गर्माते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो हमें यहीं तक रहना था, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करके बताएंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ये एक पॉइंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाई द टेम्परेचर remains constant at melting point. Even the melting starts, after the melting start, when we provide energy, when we heat continuously, then the temperature is constant for some time, because the energy is hidden. The energy is required to break all the force of attractions among the particles and to make the substance from the solid into the liquid state completely. तो एक तरह से आपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की वो इस सिस्टम के अंदर छिपी हुई थी। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे थे वो इसमें छिपती जा रही थी। ऐसी छिपी हुई एनर्जी को हिडन एनर्जी कहते हैं, हिडन एनर्जी या लैटेंट हीट कहते हैं। चूँकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हिडन एनर्जी को या हिडन हीट को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पे हम अभी चर्चा करते हैं। ये देखिए आप, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि लैटेंट ऑफ फ्यूज़न क्या है। यानी मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी अगर आप गरमाना शुरू करते हैं सॉलिड को, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी सॉलिड में स्टोर होती है उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, और फ्यूज़न भी बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ये देखिए 1 किलोग्राम आपने आइस ले लिया और इसको कम्प्लीटली आपने
किलोग्राम वाटर लिक्विड में चेंज कर दिया, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कम्प्लीटली आपने चेंज कर दिया है। तो जितनी एनर्जी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी कैलोरी में, किलो कैलोरी में या जूल में रिक्वायर करेगी, ज़रूरत पड़ेगी मेल्टिंग पॉइंट पर या 1 atm प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कि एनर्जी की ज़रूरत, जितनी एनर्जी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करने के लिए लगती है, उसे हम उस सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसी सॉलिड की एक स्पेशल एनर्जी होती है, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो उस सॉलिड के 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करती है, जो उस सॉलिड के 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करती है। किस टेम्परेचर पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी 1 atm प्रेशर पे। वहाँ यहाँ पे 1 atm है, AMP नहीं है, ये एक्चुअली ATM है। तो latent heat of fusion may be defined as the heat required to change 1 kilogram of the solid into 1 kilogram of the liquid at melting point and at atmospheric pressure। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 कैलोरी, है ना, 1000 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है 1000 कैलोरी होता है या 1 किलो कैलोरी होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर के 1 किलोग्राम आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज करने, किस में चेंज करने के लिए? 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी या 1000 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो मैंने डिफ़ाइन किया है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट से हम सब्सटेंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता सकते हैं कि सब्सटेंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर लग रहा है या वीकर लग रहा है। जैसे यहाँ पे सब्सटेंस ए है और बी है, सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रांगर है, स्ट्रांगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और सब्सटेंस बी के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर लग रहा है। तो किसको मेल्ट करना आसान होगा? जिसको मेल्ट करना आसान होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या होगा, और जिसको मेल्ट करना कठिन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखिए, जिस यहाँ पे पार्टिकल ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में, इसलिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। इसलिए पार्टिकल्स के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर लग रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है। तो सब्सटेंस ए का अगर मेल्टिंग पॉइंट हायर है और सब्सटेंस बी का मेल्टिंग पॉइंट अगर लोअर है, इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स के बीच स्ट्रांगर फोर्स लग रहा है और सब्सटेंस बी के पार्टिकल्स के बीच वीकर फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्ट हम मेल्टिंग पॉइंट से ही बता देते हैं कि स्ट्रांगर फोर्स किस सॉलिड में लग रहा है पार्टिकल्स के बीच, और वीकर फोर्स किस सॉलिड में लग रहा है पार्टिकल्स के बीच। जैसे आपने टंगस्टन का नाम सुना होगा, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लगता है। वो बातें आप 11th 12th में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया है, 1 किलोग्राम सॉलिड रखा हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 1 किलोग्राम जो है लिक्विड है। दोनों लिक्विड और सॉलिड दोनों जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। दोनों का वज़न बराबर है, वेट सेम है, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी ना, और उस एनर्जी को आपने क्या कहा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी कि ये जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया,
और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो एनर्जी क्या कहलाई? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाई। इसका मतलब कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लिक्विड बन रहा है सॉलिड से, वो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से बन रहा है। एनर्जी ले ली गई है तब लिक्विड बना है। इसलिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उनका जो है उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा हिडन होती है, लैटेंट हीट उनका ज़्यादा होता है, सॉलिड का लैटेंट हीट कम होता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है और सॉलिड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो एट द सेम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में अगर लिक्विड जो है उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट। ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया गया है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बराबर एनर्जी दे दी गई है, जिससे इसकी एनर्जी बढ़कर इधर हो गई है। एनर्जी बढ़ी है तभी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, या अगर आपकी कोई डिमांड है कि आप जो है और ज़्यादा डायग्राम बनाइए तो मैं, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ सारी बातें आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के मुझे दीजिएगा मेरे पर्सनल इनबॉक्स में। और मैं आज जो मैंने पढ़ाया है मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको भेजूँगा, उन क्वेश्चन का आंसर करके आप ज़रूर मुझे दीजिएगा। मैं आंसर्स पढ़ूँगा और पता करूँगा कि आप कितना जो है लर्न कर पाए हैं। मैं प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जितनी चीज़ें हैं मैं सभी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।